बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिरोसिस के लेक्चर का पार्ट 4 में अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। इसकी वीडियो है, इसको आप तफसील से पढ़ें। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि वायरल नॉन वायरल डिजीज़ से लिवर सिरोसिस होता है। वो कौन कौन से हैं वो लिस्ट मैंने आपको बताई हुई है। सिरोसिस कैसी होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस कैसी होती है और इसमें मॉनिटरिंग के लिए क्या हम टेस्ट करते हैं हर विज़िट पे, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। फिर CTP स्कोर और मेल स्कोर क्या होता है, CTP स्कोर में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस किए। उनकी प्रोग्नोसिस क्या होती है, उनकी अहमियत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर मेल स्कोर को कॉन्सेप्ट दिया और मेल स्कोर के क्या फ़ायदा है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको दो वो भी भेजे थे कि आप डाउनलोड कर लें जिससे आप मेल स्कोर और CTP स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने तमाम कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, वेरिसेल ब्लीड है, ascites है, इसके बाद HCC वगैरह। तो आज मैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी पे आपके साथ थोड़ी सी कुछ डिस्कशन करूँगा और इसके बाद फिर दोबारा हम वेरिसेल ब्लीड और इस तरह के एक लेक्चर लेंगे। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द ब्रेन डिसफंक्शन कास्ड बाय लिवर इनसफिशेंसी। लिवर की इनसफिशेंसी है कि जिसकी वजह से ब्रेन डिसफंक्शन होता है। ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन का काम है सोचना, समझना और एग्जैक्ट जवाब देना। लिवर इनसफिशेंसी ये एक्यूट हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस की वजह से भी हो सकती है और लिवर सिरोसिस की वजह से भी हो सकती है। हेपेटिक सिरोसिस के मरीज़ दो तरह के होते हैं। वो सिरोसिस के मरीज़ जिनमें कोई हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ना हो और वो सिरोसिस के मरीज़ जिनमें हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी दो तरह की होती है, कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट मीन्स छुपी हुई, पोशीदा, जो नज़र ना आए, और ओवर्ट जो कि नज़र आए। तो अगर एक बंदा ज़ाहिरन लिवर सिरोसिस का ठीक ठाक नज़र आता है लेकिन हो सकता है कि उसमें इची हो, ये कैसे पता चलता है वो फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर एक इची का पेशेंट है, ये देखें, ये दिस इज़ कॉल्ड दी आइसबर्ग के, देखें जो हमें ऊपर आइस का पहाड़ नज़र आता है, टिप नज़र आता है, इससे बहुत बड़ा पीछे होता है। तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो कोवर्ट होता है, वो हमें क्लिनिकली नज़र नहीं आता, उसके लिए स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं। वो फिर जब इन क्लिनिक में आएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ओवर्ट एंसेफेलोपैथी वो तमाम एची के पेशेंट्स का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो कि हमें नज़र आता है। ये कॉन्सेप्ट्स आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। कोवर्ट एंसेफेलोपैथी अमूमन वो होती है, आम मिसाल में बता दूं कि वो नमाज़ों में गलत हो जाता है, नाम भूल जाता है, मेमोरी कमज़ोर होती है, कभी कभार गुस्सा करने लगता है बगैर किसी वजह के। ये है कोवर्ट एंसेफेलोपैथी, ठीक है। तो अगर ये देख लें तो देखिए, कोवर्ट एंसेफेलोपैथी और ओवर्ट एंसेफेलोपैथी, इसको अमूमन ग्रेड किया जाता है एंसेफेलोपैथी को ग्रेड 0, जो कि क्लिनिकली नहीं होता लेकिन टेस्टों के ज़रिए होता है। एक नॉर्मल परसेंट है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, और जब 4 में आ जाता है तो फिर इसके बाद ग्लासगो कोमा स्केल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोवर्ट एंसेफेलोपैथी इट इज़ अ सब क्लिनिकल कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रेड 0 एंड ग्रेड 1, जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में बता दिया। और ओवर्ट एंसेफेलोपैथी भी बाकी जो ऊपर के ग्रेड्स हैं वो होते हैं। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जिस तरह अगेन या तो कोवर्ट होगा, नज़र नहीं आएगा, सब क्लिनिकल होगा, या ओवर्ट होगा। अगर ओवर्ट होगा तो ये एक एपिसोड हो सकता है, एपिसोड्स में आ सकता है ये, तो या एक एपिसोड होगा या बार बार एपिसोड्स आएंगे, या फिर ये एक मुसलसल रहने वाला होता है कि कभी ठीक नहीं होता, हमेशा ही पेशेंट वो अपने क्रोनिक एंसेफेलोपैथी में पड़ा रहता है, ठीक है। ये कोवर्ट एंसेफेलोपैथी है कि ये देखें, ये टाइम है, ये नॉर्मली आपको नज़र नहीं आता, आप कहते हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन बेसिकली अगर उसके स्पेशल टेस्ट किए जाएँ तो वो एंसेफेलोपैथी में होता है। अमूमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता है, टोटली चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ दी कोवर्ट एंसेफेलोपैथी। ओवर्ट मीन्स नज़र आने वाला। तो ओवर्ट में एक एपिसोडिक होता है, जो कि एक एपिसोड होता है या एक अटैक होता है। जिस तरह के देखिए, ये एक सिंगल अटैक है, ये सिंगल अटैक हुआ और फिर चला गया, या फिर ये रिकरेंट होता है कि आ जाए फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, आते फिर चला जाता है, ठीक है। या फिर परसिस्टेंट एंसेफेलोपैथी होती है कि आ जाती है, उसकी ग्रेड तो चेंज होती रहती है, कभी ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, लेकिन कभी भी ये ग्रेड 1 से नीचे नहीं आता। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशंस हैं जो आपको याद आनी चाहिए। अब ओवर्ट एंसेफेलोपैथी एक साइड्स पे जो है उसका हेपेटिक फ्लैप है,
दूसरी साइड्स पे उसका कोमा है, दरमियान में ये मुख्तलिफ एक रेंज है कॉन्शियसनेस की, बिहेवियर चेंज की, पर्सनैलिटी चेंज की और डिसओरिएंटेशन की। ठीक है, ये तफसील आप स्लाइड्स में देख लेंगे कि मुख्तलिफ ग्रेड्स में कॉन्शियसनेस में क्या फ़र्क पड़ता है, बिहेवियर में क्या फ़र्क पड़ता है, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या फ़र्क पड़ता है। और एक ग्लासगो कोमा स्केल आप लोगों ने न्यूरोसर्जरी में इसको देखा होगा, ये इमरजेंसी में इसको देखा होगा। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होती क्यों है? बेसिकली वजह ये होती है कि कोलोन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि खुराक को अमोनिया में चेंज करते हैं, और ये अमोनिया जब लिवर को आता है तो लिवर में यूरिया साइकिल कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हेपेटिक एंसेफेलोपैथी करते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रीट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है? मैनेजमेंट के लिए देखें, ये एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये है लिवर सिरोसिस का पेशेंट, ये फर्स्ट एपिसोड ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और ये है सेकंड एपिसोड ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। तो जब पेशेंट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में आएगा तो हमने इसको ट्रीट करना है। एक तो ये स्टेप है। दूसरा स्टेप जो कि मैंने आपको बताया था कि हर कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस है और एक सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस है। अब अगर ये लिवर सिरोसिस का पेशेंट्स है, वो जब कोमा के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो देखिए उसने कोमा के साथ प्रेजेंट किया तो फिर तो कुछ और काजेज एक्सक्लूड कर लें और सीधा सीधा ट्रीट करें इसको। लेकिन अगर ये हेपेटिक फ्लैप, इसका सिर्फ कोमा नहीं हेपेटिक फ्लैप है, फिर भी आपने अदर काजेज एक्सक्लूड करने हैं और इसको ट्रीट करना है जिस तरह ये ट्रीट होता है। ठीक है, अब कौन से काजेज हैं ये लिस्ट आप देख लेंगे। ये तमाम काजेज एक्सक्लूड करनी है कि जिसकी वजह से पता चले कि ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी नहीं है। और जब भी काजेज आपने एक्सक्लूड किए, ये फ्लैप है, फ्लैप किस तरह मालूम किया जाता है, तो फिर आपने हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के 3 बड़े कंपोनेंट्स से ट्रीट करने के। एक है प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स को करेक्ट करना, कोई और काज हो उसको भी करना, और उसके बाद एम्पिरिकल ट्रीटमेंट करना। तो ये डिफरेंट प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि आप देखेंगे और उसको आपने ट्रीट करना है। इस तरह जब मज़ीद अगर कोई दूसरी काज हो एंसेफेलोपैथी की, उनको भी आपने ट्रीट करना है। और एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ये है कि मुख्तलिफ ये कंपोनेंट्स हैं, ये स्लाइड्स में आप देख लेंगे, इनको आपने देखना है और उनको आपने ट्रीट करना है। फर्स्ट लाइन थेरेपी हम देते हैं, फिर सेकंड लाइन थेरेपी और फिर इसके बाद रेडिएशन थेरेपी हम दे सकते हैं। इसके बाद आगे प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस, सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस वाली बात। प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस में ये है कि आप प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स को अवॉइड करें, लेक्टोलोज दें और फॉलोअप्स करें। और रिकरेंट या सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस में राफेक्सामिन और प्रोबायोटिक्स भी एड हो जाती हैं। ये याद रखें कि परसिस्टेंट एंसेफेलोपैथी या रिकरेंट एंसेफेलोपैथी में एक इंडिकेशंस है आपके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, तो ये हमने आज हेपेटिक एंसेफेलोपैथी पढ़ ली। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम दूसरा वेरिसेल ब्लीड वगैरह वो लेंगे और फिर आखिर में हम ट्रांसप्लांट पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इसको पढ़ें और जब हम इंशाल्लाह मिलेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।